भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो जो आपका सिलेबस है बेसिकली अगर हम देखें इंडियन पॉलिटी यानी कि इसे बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, लेकिन हम भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो चीजें दी जाएंगी हम उसी को पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जरा इसको समझा देता हूँ पहले। देखिए जीएस है, जब हम तैयारी करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो जीएस में आपके सब्जेक्ट्स तो आने आने ये फिक्स है। अब उनमें से क्या क्या आएगा जरा उसको पहले मतलब समझते हैं और उसके बाद फिर हम समझते हैं कि साहब हमें करना कैसे और तैयारी कैसे करनी है। बेसिक आपके हमारा जीएस का जो पोर्शन होगा उसमें हमारे कम से कम नहीं तो 4 ये सब्जेक्ट तो हमारे साथ रहेंगे हमेशा, फिक्स है 4 सब्जेक्ट रहेंगे। वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके साथ हमेशा चलेंगे, उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और मैं आपको पूरा आज पहला बैकग्राउंड देता हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए कि हमें पढ़ना क्या होता है, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, प्रिपरेशन करने लगते हैं, किसी भी चीज़ की स्टार्ट किया प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन से शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हम अगर हम बात करें प्रिपरेशन करने से पहले, ये क्या है पी, इससे पहले हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लानिंग करना, आप जाना चाहते हैं लखनऊ लेकिन आप कैसे जाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप पैदल यात्रा करेंगे तो आपको जाने में लग सकता है 2 दिन 3 दिन, 1 दिन भी लग सकता है अगर आप थोड़ा तेज चलेंगे। लेकिन जाना लखनऊ है तो हम प्लानिंग करके जाएं कि भाई बस से जाना है कि हमको ट्रेन से जाना है, हमको गाड़ी से जाना, व्हीकल 2 व्हीलर से जाना है, ये बहुत मैटर करता है। सेम थिंग है यहाँ पे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी प्लानिंग तय करेगी हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो प्रिपरेशन करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग जब हम करेंगे तो प्रिपरेशन के साथ हमें जरूरी हो जाता है क्या करना, प्रैक्टिस करना भी, प्रैक्टिस करना, यानी कि ट्रिपल पी, इसीलिए कहते हैं पी पी पी। अगर ये तीनों आप फॉलो करते हो किसी चीज के लिए तो ही आप एक अच्छे मैनेजमेंट कराते हो, यानी कि आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू एम, मैनेजमेंट आपका अच्छा है। और मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। क्यों, आप भाई कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना है तो आपको क्या चाहिए साहब, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी अगर आपकी अच्छी होती है तो आपको कॉन्फिडेंस तो अपने आप होगा। भाई कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाते हो, और जब आप क्वेश्चन कर ले जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होना चाहिए साहब, प्रिपरेशन होनी चाहिए अच्छी, प्लानिंग आपकी होनी चाहिए अच्छा खासा, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें। और अगर उस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होने लगेगा। और कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होता है जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है किसी भी टॉपिक में। कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्या है क्या नहीं है, तो मतलब क्या है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस करना होता है, इन पे बहुत फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है हमको, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। उससे पहले हमें प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए, इसीलिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अभी जीएस का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेता हूँ, पूरा क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में बेसिकली हमने बोला आपसे एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, जीएस में एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब इतिहास में क्या क्या पढ़ना है इसको भी हम बता देंगे, और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ये भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि इतिहास में सब कुछ पढ़ना है, इतिहास तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बीता हुआ 1 घंटे में जो आपने किया वो भी इतिहास बन चुका, पास्ट बन चुका है। अभी जो एक एक्टर खत्म हुआ भी इतिहास बन चुका, पास्ट हो गए वो। तो इतिहास में क्या क्या घटनाएं और कैसे पढ़ना है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे या नहीं कि आप बुक ने खोला आपने पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद एक पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको पॉलिटी राज्य व्यवस्था है, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं किसके बारे में, संविधान के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उसे थोड़ा सा फोकस करना है। थर्ड कंडीशन हमें क्या समझना है साहब यहाँ पे, ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि हम भूगोल के बारे में भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ना होगा हमें भूगोल के बारे में। बहुत सारे, अच्छा ऐसा नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है हमको इसे। इसके साथ साथ में हमें क्या साहब, इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ये तो आपके हर साथ चलती है अर्थव्यवस्था। पॉकेट मनी मिलती होगी महीने की, नहीं है बेटे, पॉकेट मनी नहीं मिलती है, इतना झूठ ना बोलो। ये आरोप मेरे ऊपर नहीं, सीधा माता पिता के ऊपर लगाया जा रहा है। हाँ तो बेटे वो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी मतलब होता है महीने में एक बार 10,000 मिल जाए। हाँ 10,000 मिल जाए, वो कुछ करना ना पड़े। हाँ ऐसे तुमको मिल जाए वो फ्री फंड के 10,000 रुपये तुमको। तो अर्थव्यवस्था मैंने किस लिए बोला ना, आपको लगेगा यार इकोनॉमी क्यों पढ़ें साहब, अपने घर को अगर चलाना सीखना है ना तो आप इकोनॉमी पढ़िए। मोदी जो बजट लेके आते हैं वो पूरे देश का बजट लेके आते हैं, महीने का आपके घर का बजट भी तय होता है कि हमको 5,000 रुपये यहाँ खर्चे करने, 5,000 यहाँ करने, घर में कितना बैंक में डालना है,
पूरा सेटअप होता है कि महीने का इससे ज़्यादा ओवर खर्चा नहीं जाना चाहिए। बेटा तय करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं होता। तुम्हारे सामने थोड़ा डिस्कस करेंगे पापा बैठ के कि तुम घर के मैनेजर हो, जो हमारे सामने आइए हमसे बताइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पापा करते होंगे, पूरा बजट होता है। उसी प्रकार देश का बजट भी होगा, यानी कि आप एक एक रुपए के बारे में जब आप करते हो, जो 100 रुपये बस आपको दिया जाता है तो आप तय करते हो ना 100 रुपये में खर्चा कहाँ करना है। तो वैसे ही देश का भी खर्चा करना, कितना कहाँ खर्चा करना ये तय करना होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, जिससे आप बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लेना, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना होगा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट है ही। इसके साथ साथ में हमें क्या करना है साहब, करंट अफेयर को लेके चलना है। हमारा मुद्दा यहाँ पे क्या फंसेगा, करंट अफेयर चलेगा, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो भी घटनाएं घट रही है आपके पास, इंडिया में घट रही है, वर्ल्ड में घट रही है, सारी इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो पढ़ना है। अब जैसे जिसकी कल डेथ हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भैया उसकी डेथ कब हुई, कैसे हुई, लेकिन हाँ वो ठीक है अपनी जगह, जो भी कंडीशन एग्जाम में क्या आएगा उससे रिलेटेड है। अब मोदी जी अगर कोई भी स्कीम चालू करेंगे, कोई योजना चालू करेंगे, तो वहाँ क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन के बारे में आपको योजना के बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य मिशन योजना है, हेल्थ मिशन पॉलिसी चल रही है, ये कब लागू की गई पहली बार, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जनधन योजना जैसे आपकी है, खाते खुले थे आपके, ये पॉलिसी एक, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब वो पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई ग्रेट पर्सनालिटी या ऐसा कोई एजुकेशन से रिलेटेड या कोई ऐसा पार्ट बन रहा है जो आपके हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से जुड़ा हुआ होगा, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होगा, उनको करंट अफेयर में पढ़ना होता है। सो करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है, बाकी करंट अफेयर का भी देख लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे आपको पर्यावरण पढ़ना होगा, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट में कह दो क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपका, समय के साथ में इसको भी देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिटी है, और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी में जहाँ जो चीज़ें आपको लगे लिखने के लिए, वो आप लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखने का समय नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। जब आपको लगता है कि अब हमको नोट करना है, ये हमें नोट करना है, तो अब बताना ना पड़े कि भैया एकेडमिक तो है नहीं कि हम 1 घंटे 1-2 मिनट बोला उसके बाद हम बैठे 5 मिनट। यहाँ चीज़ें चलती रहेंगी, टाइम फिर भी बीच बीच में हम आपको देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। पॉलिटी में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस पूरा डिस्कशन कर देते हैं और क्या क्या सिलेबस हमें पॉलिटी में पढ़ना है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पॉलिटी मैंने पहले बोला इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन, पहली कंडीशन याद रखिएगा। पॉलिटी हमारा संविधान नहीं होता है, लेकिन हम पढ़ते किसके बारे में, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पढ़ेंगे, बाद में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके तहत। संविधान क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी हमारे यहाँ संविधान के तहत, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पर्टिकुलर, और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से ही मैं आपको बता रहे हैं और बेसिक से सारी चीज़ों का आइडिया रहेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम बात करते हैं, आप अक्सर लड़ते रहते हो कि हमें थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ऐसा आप कहते हो ना, फ्रीडम मिलना चाहिए। साहब कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, कौन कौन सी फ्रीडम है जो आपको पर्टिकुलर आपके पास होनी ही चाहिए, वो कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं जो आपके पास होने चाहिए, राइट्स हैं आपके पास जो होने चाहिए, उनके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो उनके बारे में देखेंगे। जैसे अभी भैया जी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आपको एक मौलिक अधिकार दे दिया गया है, यानी कि इंटरनेट चलाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे देश की। कैसे कहा वो देखेंगे, और किस आर्टिकल के तहत है वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं। आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम आपको बेसिक सिलेबस दे देते हैं। सिलेबस में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन देखो, इसका 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान है क्या, पहली चीज तो आप संविधान की बात करते हैं ना, संविधान क्या है। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज संविधान, संविधान क्या है, इट इज अ बुक ऑफ लॉ, कानून की एक पुस्तक है जो देश को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। संविधान क्या होता है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो क्या है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी के आधार पर तो आप तैयारी करते हो। तो देश को चलाया कैसे जाएगा, पूरे देश को, लोग, हमारे देश क्या लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। बाकी धीरे धीरे टर्म्स आते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई है जो कभी नहीं पढ़ी, जो चीज़ें आएंगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अभी मैं केवल एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। संविधान का क्या मतलब होता है, संविधान एक ऐसी किताब है जिसके आधार पर देश को चलाया जाता है। इसमें क्या वर्णन है, इसमें देश को चलाने के लिए उन सभी कानूनों और नियमों का वर्णन किया गया है। एक लाइन में आप लिखते चलिएगा जो आपको लगे। क्या, इट इज अ बुक इन विच द लॉ एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन हैज बीन मेंशन विच हेल्प टू व्हाट, रनिंग द कंट्री।
यानी कि देश को चलाने के लिए कानूनों एवं नियमों का संग्रह। नियमों का संग्रह क्या है? इट इज अ बुक इन विच रूल्स, लॉज एंड द रूल्स आर मेंशन्ड टू रनिंग द कंट्री या टू रन द कंट्री, कुछ भी आप लिख लीजिए। देश को चलाने के लिए कुछ ऐसे नियमों और कानूनों का संग्रह करके एक पुस्तक में डाल दिया गया। अदरवाइज हर बार गवर्नमेंट आती है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती थी, तो कहा गया भाई इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आपको करना है। तो जब इसको पढ़ने जा रहे हैं तो पहली चीज मैं आपको बेसिक पार्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे साहब? हमको बेसिक टर्म हमारा क्लियर होना चाहिए। और बेसिक टर्म में हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे होंगे यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। बेसिक टर्म में हम क्या पढ़ रहे होंगे? पहली चीज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड। अब पॉइंट लिखते चलिएगा संविधान का। और हमेशा लैंग्वेज के रूप में मत लिखा करो, ऐसे थोड़ा सा बना करके लिखा करो जैसे मैं बना रहा हूँ। इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं डायग्राम के रूप में बना रहा हूँ तो उसका कुछ मतलब होता होगा। अब लैंग्वेज लिखोगे फिर वो किताब बन जाती है और फिर उसे दोबारा रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा प्रयोग हो डायग्राम के अंदर जितना अधिक से अधिक कर सको उतना प्रयास करना। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे साहब संविधान का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट हमारा क्या आएगा साहब? संविधान के निर्माण के बाद हम देखेंगे साहब निर्माण हुआ, इसके बाद यार इतनी बड़ी बुक है कैसे पढ़ेंगे? संविधान कोई छोटी मोटी बुक थोड़ा ना है। और हम चाहते हैं संविधान को पढ़ना, जानना चाहते हैं संविधान को कि संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए संविधान बनाने वाले लोगों ने बहुत अच्छा सोचा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम आपको एक पेज लिख देते हैं, उस पेज को आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाएगा। और वो अक्सर पेज आपकी किताबों में लिखा रहता है, जिसमें एक पढ़ा होता है जब बुक स्टार्ट होता है तो प्रस्तावना लिखा होता है, वो संविधान की प्रस्तावना है, द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा टॉपिक है यहाँ पढ़ने के लिए। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा प्रीएम्बल को देख लेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मेशन देख लेंगे। फिर क्या करेंगे साहब? फिर जैसे आप देखते हो कि जो कोई भी बुक है वो कुछ चैप्टर्स में डिवाइड, इसलिए मैं एग्जांपल बुक का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, बहुत आसान हो जाएगा। कोई बुक होती है उसको क्या करते हो आप? कुछ चैप्टर में डिवाइड कर देते हो, फिर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स पढ़े होते हैं, तभी तो पढ़ना आसान हो जाता है। नहीं पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर, पूरे आखिरी बुक तक के लास्ट पेज तक एक ही चैप्टर हो तो बड़ा बोरिंग लगेगा, कैसे पढ़ेंगे हम सबको? तो क्लासीफाइड किया गया होगा ना। उसी प्रकार संविधान को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे 3 वर्ड यूज करेंगे और उन तीनों वर्ड के बारे में विधिवत समझेंगे क्या होता है। और वो कौन कौन सी चीजें? आर्टिकल, जिनको कहा जाता है अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होते हैं और कैसे अनुच्छेद को, कैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं? भाग यानी कि पार्ट्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन हिंदी में बोलते हैं अनुसूची और इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल यानी कि शेड्यूल। शेड्यूल, ये 3 वर्ड्स पे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये 3 वर्ड आएंगे बार बार। तो पहले हम समझ लेंगे कि यार ये होता क्या है, तब इसके आगे हम बढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगी? दिक्कत होने वाली है फिर वहाँ। अच्छा, ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इंटर करेंगे कहाँ पर के? फिर इंटर करेंगे हम लोग आकर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे? जैसे आपका मौलिक अधिकार, किसके बारे में पढ़ेंगे आप? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक होगा, मौलिक अधिकार। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, A to Z एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार का आता है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे एसएससी की जाए, चाहे पुलिस की जाए, किसी भी एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम तक में आपका ही आता है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन फंसेगा 101% है। अभी पेट का एग्जाम हुआ था थोड़ी देर पहले, 24 तारीख को हुआ था। मौलिक अधिकार से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 101% आता है, हर शिफ्ट में आया, दोनों शिफ्ट में आया था, पहले वाले शिफ्ट में, दूसरे वाले शिफ्ट में। तो इस पर तो हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव लेते हुए चलेंगे। मौलिक अधिकार के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक और टॉपिक है। जब आपको, अच्छा हमें क्या होता है ना कि हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन हमें ड्यूटीज नहीं याद होती है, कर्तव्य। क्यों भैया? पेरेंट्स से आप एक्सपेक्टेशन रहते हो, लेकिन पेरेंट्स को क्या चाहिए वो तो आप फुलफिल करो, वो करना नहीं चाहते हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। सो द थिंग इज दैट अगला टॉपिक बनाया गया क्या? मौलिक कर्तव्य। देश आपको बहुत सारे राइट देगा, कौन कौन से राइट देगा हम बताएंगे। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है,
आपको समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार है। थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलेंगे इस बार, इन सारी चीज़ों को क्या है समझेंगे हम। और राइट टू रिलीजन, कोई भी धर्म अपना सकते हैं बेटे, आज आप हिंदू हो कल आप मुस्लिम बन सकती हो देश के अंदर। ये इस देश में, हर देश में ऐसा नहीं है। सोचो कितना अद्भुत देश है साहब, मतलब ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है इस देश के अंदर, और आपको लगता है सर भारत में कुछ कर ही नहीं रहे सरकार। इतना कुछ करके चले गए पहले संविधान बनाने वाले की कोई सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अधिकार आपसे छीन सके, स्वतंत्रताएं आपकी नहीं छीनी जा सकती हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। और जब अधिकार दे रहे थे वो लोग तो कह रहे थे कर्तव्य लिख दो, नहीं ये हिंदुस्तान के लोग हैं बड़े बदतमीज होते हैं, ये अधिकार ले लेंगे कर्तव्य नहीं निभाएंगे। इसीलिए उन्होंने ड्यूटी फिक्स कर दी कि राष्ट्रगान का आपको सम्मान करना है, जब राष्ट्रगान बज रहा होगा तो खड़े होंगे, ये क्या ड्यूटी हमारी। तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते आप, कहीं भी होगा, अगर एक छोटा सा वीडियो वायरल हो जाएगा आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। ये क्या ड्यूटी हमारी। पर्यावरण को क्या रखना, स्वच्छ रखना है। देखेंगे वन बाय वन देखेंगे मोदी जी का स्वच्छ जो अभियान था। इसके बाद एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे इस बार क्वेश्चन अभी आया हुआ था, पेट में आया हुआ था आपको। क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 40 डाला होता कि जो पंचायती व्यवस्था देखते हैं ना, पंचायत के चुनाव होते रहते हैं, ये नगर निगम वाली जो व्यवस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था उस समय नहीं थी ये चीज़ें, अभी पेट के एग्जाम में था, लेकिन ये बाद में जोड़ी गई। संविधान बनाने वालों ने इस पर लिखा है, पहले से लिख दिया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पर भी कोई कानून नहीं था, अब चुनाव वाला कानून कर दिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया है, और ये जो व्यवस्था दी गई थी, जब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो वो नहीं कर पाए होंगे, तुक्का ही मार सकते। आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत के बारे में, और ये महात्मा गांधी, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कोटेशन देखा था, महात्मा गांधी का बहुत पहले से एम था कि ये होना चाहिए था, लेकिन जब संविधान बन रहा था उस समय बड़ा डिस्प्यूट हुआ। अब आप सोचो कोई चीज़ लिखनी है किसी पेज में और डिस्कस करके लिखी, 10 लोग बैठे तो अपने अपने थॉट दे रहे होंगे, तो महात्मा गांधी की बात उस समय नहीं मानी गई, महात्मा गांधी करी कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि इतने लीजेंड पर्सनालिटी थी तो उनकी बात को संविधान में मेंशन जरूर किया गया है, लॉ नहीं बनाया गया उस समय। इसीलिए एक कानून, एक चीज़ दी गई है जिसको कहा जाता है इंग्लिश में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन एक, इस बार पेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पड़ा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ना कैसे, ये हमारे बेसिक टॉपिक होंगे। और जब आप इन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होगे ना तो पॉलिटी अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जब आप इनको क्लियर कर लोगे तो इसके बाद हमें करना क्या है, फिर हम इंटर करेंगे कुछ और चीज़ों पे। अभी और बेसिक चीज़ें हैं कि नागरिकता कैसे दी जाती है, सिटीजनशिप क्या होता है, जैसे आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन हम ही नहीं भैया जी। अच्छा, आप देश के नागरिक हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा हमने, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है भैया जी? नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं है मैं पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश का नागरिक हैं? उत्तर प्रदेश नहीं? कल को योगी जी का अगर वीडियो बना मैं वायरल कर दूंगा और मैं योगी जी को भेजूंगा ट्वीट करके, कह दूंगा ऐसा कहने योगी मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूँ। कल एक FIR वाली गाड़ी आएगी 100 नंबर 112 उठा ले जाएगी बुआ। मुद्दे की बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है, स्टेट की नहीं मिलती है। ठीक है, बात करेंगे इसमें डिस्कस। किसी भी स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती, हम सिर्फ नागरिक होंगे कंट्री के। इसीलिए आप का मन उत्तर प्रदेश में कर रहा है, उत्तर प्रदेश में रहे, आपका कल मन दिल्ली में रहना, दिल्ली में रह सकते हैं। आप जाकर गुजरात में भी घर खरीद कर रह सकते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। वहाँ दोनों का सर्टिफिकेट होता है, अमेरिका में स्टेट का भी होगा और वहाँ पे कंट्री का भी होगा। तो बात करेंगे सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ कैसे दिया जाता है, तो सिटीजनशिप वगैरह कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर हम देखेंगे उन पे। लेकिन अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक ये है कि साहब हमको इसके अलावा और क्या पढ़ना है। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से हमें क्या पढ़ना है, नाम सुनिएगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लिख लीजिएगा, टॉपिक है सारे, यानी कम से कम इतने तो हमको पढ़ने ही पढ़ने, और इतने टॉपिक आप क्लियर कर ले जाए तो मान चलिए पॉलिटी आपके दिमाग में प्रवेश कर रही है। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना बनता है ना, नहीं ये पार्शियलिटी नहीं हो जाएगी। आप क्या लगता है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेंगे तो उपराष्ट्रपति नाराज नहीं हो जाएंगे? तो हमें उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। लिखते चलिएगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे आप। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कहाँ बैठते हैं, सब सेंटर में बैठ रहे हैं, यानी कि केंद्र में है ना, यहाँ थोड़ा ना उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। इनके बारे में तो पढ़ रहे होंगे, साथ साथ के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा।
प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा। टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रधानमंत्री के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे तो मंत्रिमंडल, बहुत सारे मंत्री सुनते हैं ना आप, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के बारे में भैया पढ़ लेना। क्लियर? मंत्रिमंडल का मतलब होता है क्या, मिनिस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट होता है, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है। ठीक, लाइट उसे ऑफ रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, सीएम बोलते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री पूरा मंत्रिमंडल है, ये तो हो गया। इसके बाद आपने नाम सुना है सेंटर में, ये कहाँ पे बैठे, सब केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में बैठते हैं लोग जा करके। इसके बाद आपने नाम सुना होगा लोकसभा, इंग्लिश में लोकसभा, और राज्यसभा एक ही होगा, और राज्यसभा। टॉपिक समझ लीजिए, एक बार आप अगर आप टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को पढ़ने का तो फिर आप ईमानदारी से टाइम दें, वरना आप सिर्फ टाइम के साथ खेल रहे हैं, और आप टाइम के साथ खेलेंगे, एक समय आपके साथ खेलेगा वो। मुद्दा कहने का है कि अगर आप 1 घंटे बैठे हो तो 1 घंटे में आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़ो, वरना फिर 1 घंटे बैठो मत वहाँ, अब बाहर निकल कुछ और करो जा करके। समय जहाँ पे दो वहाँ पूरी 100% दो। मोबाइल भैया लगे हो तो 1 घंटे पूरी तरीके लगे रहो, गेम खेल लो तो पूरे तरीके से खेलो, फिर ईमानदारी से। अब हुआ, हाँ तो पापा अगर आ गए और खेल लोगे तो पापा का जूता सर पे नहीं आ जाएगा। हाँ वही कह रहे हैं, पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे, फिर वायलेंस जो गोलियां चल रहे हैं तो गोलियां तुम्हारे ऊपर चलेंगी, ये व्यवस्था हो सकती है। हाँ और क्या, वो पापा के पास स्कोप 4 है, 8 फिक्स है, जो भी आता है 8 कितना मैक्सिमम होता है, 8x वो वाला पापा के पास रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा साहब, हम इसके यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे होंगे, फिर हम लोग प्रवेश करेंगे कहाँ पे, हम लोग प्रवेश करेंगे स्टेट में। और आपने नाम सुना होगा एक राज्यपाल का, किसका नाम सुना है, राज्यपाल का। तो भैया यार इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राज्यपाल के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर, यानी गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है बताओ। कोई पूछ ले बिटिया, कह दो कहाँ जीएस पढ़ने जाती हो, तो हमारी न्याय से नाक चली जाएगी, हम बन जाएंगे सूप नखा। और क्या, सूप नखा के भाई बन जाएंगे, सूप नखा लेडीज वर्जन था, हम मेल वर्जन निकल आएंगे। और क्या होगा, क्या आप यही चाहती हैं मेरी नाक कटे यहां से, और रावण भी नहीं है कि हम उसके पास चले जाए मदद के लिए कि सीता चुरा ले। नाक कट चुकी काहे, अच्छा वो, हाँ तो मुद्दा समझ में आ रहा भैया। आनंदीबेन पटेल है, थोड़ा नाम याद रखा करो, आनंदीबेन पटेल है, कोई बात नहीं, ये फैक्ट है, नहीं याद इतना इसका मतलब ये थोड़ा ना पॉलिटी नहीं आती, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना तो यहाँ पे आप मुख्यमंत्री के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेचारे योगी जी हैं, उनके बारे में तो थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में क्या व्यवस्थाएं दी गई, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या राइट है उसके, क्या पावर है उसके, ये सब पढ़नी होंगी। ये नहीं क्या बस हल्का फुल्का मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पास वो कौन कौन से राइट हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अधिकार हैं, बहुत अधिकार होते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया संविधान के बारे में तो राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। ऐसे देखा जाए नॉर्मल सबसे पावरफुल कौन है, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में सबसे कम लिखा गया और सबसे ज्यादा लिखा किसके बारे में गया है, राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया। तो देखेंगे कोई भी काम मोदी जी करेंगे देश में राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है, सिग्नेचर राष्ट्रपति करता है, ऑफिशियल यही हेड होता है। तो बात करें क्या है, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, आपने देखा योगी जी भी तो बैठते हैं अपने हाउस में, विधायक का चुनाव आप सुनते हैं, विधायक का चुनाव होता है। बेटे विधायक जानते हो क्या होता है, लो विधायक नहीं पता, एमएलए नहीं जानते हो, एमएलए नहीं जानते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का चुनाव होता है तो कहाँ जाते हैं चुन के, बैठने कहीं तो जाते होंगे ना, बैठेंगे जा करके, लखनऊ में बैठे होते हैं, कहीं मौका मिले तो जाइएगा। तो साहब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं। और क्या भैया, विधायकों का घर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लोकसभा होती है सेंटर में, वैसे विधानसभा होती है। विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद बताते हैं, एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है साहब, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक है भैया, अब एक बार ईमानदारी समझ लो क्या टॉपिक पढ़ने हैं। विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे हम, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसी का चुनाव होता देखा होगा आपने, ये भी विधायक कहलाते हैं, लेकिन ये कम पावरफुल विधायक होते हैं। जितना ज़्यादा आपका होता है एमएलए के पास पावर उतना नहीं होता है, लेकिन ये एमएलसी होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप चाहते हो कि हमारे ठप्पा लग जाए विधायक का और चुनाव न लड़ना पड़े,
तो आप डायरेक्ट विधायक बन सकते हैं। ये है एक तरीका। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति, क्या करते हैं, वो विधायक, अच्छा उनको बनना विधायक है, चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वो एमएलसी की सीट खरीद लेते हैं, पैसा दे। सच्चाई यही है। बाकी चुनाव प्रक्रिया होती है। 50 लाख, जैसे 10 करोड़ रुपए इस समय चल रही थी मांग, 10 करोड़ रुपए दीजिए, आपके बाद विधायक का ठप्पा मिल जाएगा, आप विधायक बन जाएंगे। लेकिन वो ये वाले बनेंगे, ये वाला नहीं बन सकता। इसमें आप 50 करोड़ भी खर्चा कर दो तो नहीं, वो तो जीतना पड़ेगा, तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। महेश त्रिवेदी क्या है आपके यहाँ के, ये हैं विधानसभा के हैं, ये यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली से विधायक हैं, इसीलिए इनको एमएलए कहा जाता है। एमएलसी तो बहुत सारे बन जाते हैं, कोई बन सकता है। अब पैसा हो आपको दे दी, योगी जी को पहुँचा दो पैसा, बन जाओगे। 20 करोड़ रुपये, 15 करोड़, 30 रुपये कमाना पड़ेगा बिटिया। तो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है कि आप कितना पैसा पूरे जीवन में कमाना चाहते हैं? 1 पेटी, 2 पेटी, 10 पेटी, 50 पेटी, कुछ तो एम होगा। हाँ, कोई एज नहीं, एक जेब बस। बहुत पैसा कमाना है, ठीक है, 2-4 हजार करोड़, हाँ कम से कम इतना तो लक्ष्य होना ही चाहिए। इसके नीचे लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बाकी कितना कमाते हैं वो अलग बात है। ये हमारे क्या है, तो टॉपिक चल रहे हैं, ये समझ में आ रहे हैं? इतने टॉपिक तो पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे और समझ लीजिए, और भी टॉपिक हैं आपके, इसलिए कह रहा हूँ सारी चीजें समझ लीजिए। इसके बाद आइडिया चल जाएगा पढ़ना कहाँ से, बेसिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये तो हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसके बारे में पढ़ते, देखें हमेशा सुप्रीम कोर्ट चर्चा में रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कैसे जजों की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार होते हैं, अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। दीज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस ऑन दिस वन। बहुत आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप जब सुप्रीम कोर्ट देख रहे होंगे तो आप इसके बाद क्या पढ़ना है, आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। हाई कोर्ट के बारे में, इलाहाबाद में हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट के बारे में भी देखेंगे साहब कि साहब हाई कोर्ट कैसे, क्या होती है, क्या व्यवस्था होती है। फिर आपने देखा जिला न्यायालय भी तो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यहीं पर तो मुकदमा चलते हैं, इनके बारे में देखेंगे, यानी कि जिला न्यायालय देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब ये क्या है, ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, तो हमें इसको भी देखना होता है क्योंकि एग्जाम में ये भी बनेगा। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक और भी हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे। छोटा सा भी हम आपको इंट्रो देते हैं और बेसिक समझाना शुरू करते हैं पॉलिटी का, वरना टॉपिक की डिस्कसन हो जाएगा। लेकिन अभी तक काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया कि हमको पढ़ने क्या क्या टॉपिक है। इसके अलावा टॉपिक कैसे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम में आप बैठे। जैसे पेट वाले में यहाँ से क्वेश्चन डाला ही था, देखो कौन सा टॉपिक आपका, ग्राम पंचायत, पंचायती व्यवस्था, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, पंचायती सिस्टम। ये आपका पूछा ही पूछा जाएगा, पंचायती सिस्टम, पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें जैसे आपका देखा होगा पंचायत के चुनाव होते हैं, प्रधान कैसे चुना जाता है गांव का, पंचायती व्यवस्था आप पढ़ रहे होंगे। इसी में आपका नगर निगम वाली व्यवस्था भी आ जाएगी, नगर निगम वाला क्या सिस्टम होता है, इसी पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत सब पढ़ा दिया जाएगा। देखा होगा आपका महापौर बनी बैठी हैं, कौन है, प्रमिला पांडे जी, ये कैसे चुनी गई, पार्षद का चुनाव कैसे होता है, दीज आर थिंग्स। लेकिन हमें पार्षद ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ सिस्टम पढ़ना होगा, होता क्या है और कैसे होता है, बस इतना हमको पढ़ना होता है। कौन है ये नहीं पढ़ना पार्षद में, दैट वाज द पॉइंट। ये बेसिक हम देख लेंगे। इसके बाद देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे चुनाव, इलेक्शन, बता देंगे, म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है, हेड, चुनाव कमिश्नरी होती है, चुनाव इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चुनाव कराता कौन है, हमें चुनाव नहीं देखना है, इलेक्शन होता कैसे, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। कमीशन के बारे में मतलब क्या, चुनाव आयोग के बारे में। इसके बारे में हमको देखना होगा। आपने नाम सुना होगा सीबीआई। देखिए ये मैं टॉपिक गिना रहा हूँ, फिर कौन से टॉपिक हमें छोड़ने, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा या कम आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसको मैं बताता चलूँगा वेटेज किसका कम है किसका ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी टॉपिक आपको सारे लिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ हमें इतनी चीज़ें तो कम से कम हमारे टॉपिक के अंदर आती हैं। और कोई बहुत कठिन नहीं है, इतने सारे टॉपिक्स हो एक ही सब्जेक्ट में तो बाकी में क्या होने वाला हाल, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो एक सदमे में चली गई, इसीलिए कह रहे एक सब्जेक्ट में इतने टॉपिक गिना डाले तो भैया अगले सब्जेक्ट में क्या होगा। ये लग रहा है ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान होगा और इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है अपने अंदर। सीबीआई आपने नाम सुना, सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा है कि यार कोरोना पीरियड चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, आपातकालीन व्यवस्था आ गई साहब। ये जो व्यवस्था है, अगर किसी भी
कंट्री में या इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ऐसी कोई त्रासदी आ जाए, एपिडेमिक आ जाए, महामारी आ जाए, तो फिर कौन कंट्रोल करेगा? इसके लिए एनडीआरएफ होता है, एक सिस्टम होता है, टीम होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है, आपदा प्रबंधन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, लिटिल बिट, हल्का फिल्का नॉलेज है। इसलिए प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाने का अधिकार रखता है क्योंकि उसका हेड प्रधानमंत्री होता है, वो देखेंगे हम बाद में। इसके बाद एक बहुत नाम सुनते हैं, मानवाधिकार आयोग। ये बहुत होता है, जब भी कोई बात आती है, आपने हमारे अधिकारों का, मानव के अधिकारों का हनन कर दिया, आपने हमको बदतमीज बोला कैसे? अगर आपको कोई बदतमीज गाली भी दे रहा है ना, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, इवन इन रिटर्न में, अगर आप चाह लें तो आप करना है। मारने की बात छोड़ दीजिए, टच करने की बात छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है और आपके पास प्रूफ है और उससे आपकी रेपुटेशन में फर्क पड़ा है, अब आप एक किसी कंपनी के मैनेजमेंट है, आपकी मीटिंग चल रही, कोई आया गेट खोल के और उसने गाली देके चला गया, या लड़ाई झगड़ा करने लगा, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी पूरी डीलिंग करोड़ों अरबों की होने वाली थी, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन पे अगर आपकी रेपुटेशन कहीं डाउन हो रही किसी के कुछ कहने से, तो आप मानवाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। राइट टू रेपुटेशन अंडर आर्टिकल 21 एक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है आपको, राइट टू रेपुटेशन। बात करेंगे क्या होता है राइट टू रेपुटेशन। तो ये जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट देखा होगा, जैसे आपका बहुत सारे क्राइम होते हैं, बच्चों के साथ होता है, बच्चियों का होता है, जब रेप केसेस आते हैं तो अक्सर क्या आता है, ह्यूमन राइट आता है। सबसे पहले ह्यूमन राइट कंप्लेन लिखाता है, FIR। किसी के साथ भी इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले ह्यूमन राइट पहुंचेगा, क्योंकि हो सकता है उसके घर वाले ना लें एक्शन, डर जाए वो, तो ह्यूमन राइट कहता है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए। इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट। यहाँ पूरा पढ़ना है, ये पूरा का पूरा कमीशन बना हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन है, पूरा आयोग है इसका, मानवाधिकार आयोग बोलते हैं इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको बात करेंगे कहाँ पर दिया गया है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, इस प्रेजेंट टाइम में कौन है, हर बार होता है इसका, और कैसे सिलेक्शन होता है। ये सारे टॉपिक्स हमारे क्या हैं साहब, आपके पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बचे हुए कुछ टॉपिक जो होंगे उनको हम समय के साथ देखते जाएंगे और करंट से जोड़ते जाएंगे। अब करंट में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और वो पॉलिटी से डिसीजन है, कोई रिलेटेड कोई डिसीजन है, तो फिर हमें कुछ उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल ही शायद है, कल एक डिसीजन दिया है। अब आप लोग करंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन करंट हम आपको देते रहेंगे समय समय के साथ में। कल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इलाहाबाद, डिसीजन नहीं दिया, एक सजेशन दिए है देश के लिए कि देश की जो सरकार है, गाय जो है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। शायद आपने सुना होगा। अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, साथ ही साथ उसको क्या है, उसको भी मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, ये भी लिखा था। यानी कि उसको भी फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट क्या, मौलिक अधिकार हमारा टॉपिक है, पढ़ेंगे। मतलब ये एक हिंट था कि आने वाले किसी भी एग्जाम में संभावना एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार का बन सकता है। जब भी कोई चर्चा में आता है टॉपिक, उसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। ये तरीका होता है एग्जामिनर का, ऐसा ना तो कुछ भी बना देंगे वो। तो आपको करंट, इसलिए कहते हैं ना करंट पढ़ते रहो, करंट से जोड़ के पढ़ना है। सो दीज आर द टॉपिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी बेसिक पॉलिटी। बहुत बेसिक से आपको बताने जा रहा हूँ। तो भैया अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताऊंगा। अभी मैं टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूँ कोई भी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी में एक्चुअली है क्या। जब हम कोई भी किसी भी देश की संविधान पढ़ते हैं या किसी देश के बारे में पढ़ते हैं, तो हम एक वर्ड आता है संविधान। मतलब क्या है, लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र नहीं तो संविधान की वैल्यू नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं तो संविधान की वैल्यू नहीं है। अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, क्या मतलब है संविधान का उनके देश में? कुछ भी लिखा हो कानून में, करना उनको अपने मन की है। अब बताओ, अभी 2 दिन पहले क्या कर रहे थे, एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी को बांध के टहला रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी को बांध लिया, उसके टांग के घुमा रहे हैं उसको। बाद में जवाब पूछा गया तो कह रहे हैं पत्रकार था, वो फोटो ले रहा था। ऐसी कौन फोटो लेता है पत्रकार? मतलब जबरन करना है। किसी घर में घुस जा रहे हैं, गोली मार रहे हैं, बच्चियों को घर से उठा ले जा रहे हैं। ये सब चल रहा है वहाँ अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबानी जो उनके जो लोग हैं, मतलब जितने लड़के हैं, कह रहे हैं शादी करनी है उनको, तो कह तालिबान के नेता कह रहे हैं जाओ घर में उठा लाओ, जाओ किसी को भी कर लो शादी। ऐसा आदेश खुद वहाँ के नेता दे रहे हैं। सो यहाँ पर कोई लोकतंत्र डेमोक्रेसी रह नहीं गई, खत्म हो गई। इसीलिए तो 2 देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से लोग, बड़े बड़े लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे। अब एक क्रिकेटर, बहुत फेमस क्रिकेटर राशिद खान है, उसकी फैमिली फंसी पड़ी है अफगानिस्तान में बेचारे की। विराट कोहली कह रहे हैं हम निकालेंगे तुम्हारी फैमिली को, टेंशन न लो। और वो कहीं बाहर कंट्री में, क्योंकि वो मैच खेल रहा था, उसी दौरान तालिबान ने आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया, तो फैमिली वहाँ फंस गई बेचारे की। तो मुद्दे की बात है, हमें क्या समझना है, डेमोक्रेसी। तो हम सबसे पहले एक वर्ड ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूंगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको। जब भी हम कहेंगे किसी भी देश में लोकतंत्र है, तो इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र का बेसिक मतलब ये होता है लोगों का शासन। अच्छा, एक चीज़, सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ी सी, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और कितनी आसानी से मिल रही हैं।
लेकिन आज़ादी के पहले यानी कि 1947 के पहले ऐसा कुछ था नहीं। 1947 के पहले आपके बस कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आप अपने बाबा के पिताजी से पूछ लो, वो तो हो रहे होंगे नहीं, लेकिन बाबा के जो पिताजी हैं ना, वो 1947 के पहले उन्होंने देखा अंग्रेजों का टाइम पीरियड। तो उस समय क्या थी ज़िंदगी, वो बिल्कुल है। आज जो मिले बिल्कुल डिफरेंट है 100 सालों में। अभी 100 साल भी नहीं हुए 1947 से आज़ादी के, तो मतलब हम लोग एकदम लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं। तो डेमोक्रेसी, ये जो सारी व्यवस्थाएं की गई आज़ादी के दौरान, संविधान लिखने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी किनके हाथों में सौंपी गई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हाथों में। और आप सोचो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष है, जैसे अक्सर भैया रोते रहते हैं कि बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हमको, सुबह से शाम तक हमको न जाने कितने चक्कर मारने पड़ते हैं। साहब इसे संघर्ष नहीं कहते, ये समस्या है, आप समस्या से जूझ रहे हैं। संघर्ष और समस्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। संघर्ष किसे कहते हैं? वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। समस्या है आपके साथ छोटी मोटी समस्या, आप उनको लगता है आपको संघर्ष है। अब आप ये सोचो कि एक व्यक्ति जिसको क्लास की फर्स्ट लाइन पे बैठने की अनुमति नहीं थी, फर्स्ट लाइन पे, यानी कि क्लास में बैठ ही नहीं सकता साहब वो, जब सारे बच्चे बैठ जाएंगे उसके बाद जो आपकी एक लाइन छोड़ के लास्ट में आप बैठोगे जाकर पीछे गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। मतलब उस समय तो इतनी बुरी कंडीशन थी, हमारी स्थितियाँ थी, अछूत के साथ, मतलब अछूत पूरा व्यवहार किया जाता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। क्लास में आप फर्स्ट रूम बैठ नहीं सकते, लड़कों के साथ पढ़ नहीं सकते, गेट बंद कर दिया था, उसके बाद टाट पट्टी अपनी लाइए, पीछे बैठिए जाकर के। एक व्यक्ति वो जो वहाँ से उठता है और उसके बाद ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है और देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी उसको सौंपी जा रही है। ये होता है संघर्ष। मतलब एक यात्रा है पूरी उनकी, जिसके व्यक्ति को पानी नहीं पी सकता नल में जाकर के, पानी नहीं पी सकता नल में जाकर के, पानी भर नहीं सकता नल में जाकर के, जहाँ से उच्च वर्ग के लोग भर रहे थे, हाई क्लास के। और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी ग्रोथ की और देश का पहला कानून मंत्री बन गया जाकर के। दिस इज अ बिगर थिंग। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, संघर्ष इसे कहते हैं। आपको मतलब सोचना पड़ेगा, लेकिन टैलेंट है, पूरा फ्री पढ़ाई की साहब। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में इनकी फोटो लगी हुई है, लगी रहती है, 26वें स्थान पर शायद लगी हुई है। मतलब कहने का कि ये इन्होंने कुछ गेन किया है। और संविधान जब लिखा जा रहा था 1947 में, एक से एक एजुकेटेड लोग थे हमारे इंडिया में, बहुत एजुकेटेड थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ऑलरेडी एक एजुकेटेड पर्सनालिटी थी। ये ढूंढा जा रहा था कि संविधान लिखा किससे जाए, लिखवाया किससे जाए, कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिखवाया जाए। और जब ये बात आई तो दुनिया में अलग अलग कानून के एक्सपर्ट थे, लॉ के एक्सपर्ट थे, पूरे दुनिया से ढूंढे जा रहे थे। पूरी दुनिया के 100 सबसे एक्सपर्ट लोगों का चयन किया गया और बाद में तय किया गया कि यार ये सब बेकार है। जब अपने देश में ये कानून का एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो क्यों ना उसी से लिखवाया जाए, और बाद में जिम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी पर्सनालिटी दिखाती है, निखारती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को संघर्ष मत मानिए, ये संघर्ष नहीं जिंदगी का, ये समस्याएं हैं, सिर्फ आती चली जाती है। किसी भी देश में लोकतंत्र है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, और ये चीज़ें लिख लीजिएगा, यही पूरा संविधान है और यही पूरी कहानी है। इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। किस किस पर निर्भर करेगा? 3 चीज़ें होती हैं, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं मूलतः। अभी बताएंगे, देयर इज द 3 पिलर्स, 3 स्तंभ मूलतः थे जब संविधान बना, फंडामेंटल थे। देयर इज द 3 पिलर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? वर्तमान में 4 हैं। वर्तमान में भैया कितने? 4 हैं। और कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक वर्ड आता है साहब, क्या? विधायिका। हिंदी में बोलते हैं विधायिका और इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। विधायिका, लेजिस्लेटिव। क्या मतलब होता है लेजिस्लेटिव का? इसको देखेंगे। एक वर्ड होता है कार्यपालिका। पेट में इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पढ़ा था। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि हम पढ़ते समय नहीं ध्यान देते कि साहब इससे क्वेश्चन बन सकता है, और आपको पता नहीं चले कब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। इतने सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आपको क्लियर नहीं होते क्योंकि आपने उस टॉपिक को गौर से नहीं पढ़ा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, क्लियर? एक और आपका पड़ता है स्तंभ है, तीसरा स्तंभ आप कह सकते हैं न्यायपालिका। ठीक है, इसको बोलते हैं जुडिशरी। और ये 3 ही चीजें चलती है देश में साहब, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, विधायिका। इसका क्या मतलब है? विधायिका का मतलब ये होता है जिसके पास विधि के निर्माण का अधिकार हो, यानी कि देश में जो लॉ बनाता है उसे कहा जाता है विधायिका। विधि मतलब कानून, जो कानून का निर्माण करता है विच इज कॉल्ड विधायिका। कानून निर्माण करने वाली संस्था है साहब ये क्या करती है? कानून निर्माण का काम है। लॉ मेकिंग क्या करती है साहब? लॉ को बनाती है, लॉ मेकिंग। बहुत आसान है साहब। विधायिका का काम क्या है? लॉ मेकिंग।
लॉ फॉर्मेशन। अब आपका आपने सुना, ये जानते हैं आप, जैसे अभी एक कानून तो बन चुका, लागू नहीं हुआ, ये नियम है फिर भी, कि अब बाइक में जो लोग बैठेंगे, 2 लोग अगर बैठे दोनों हेलमेट लगा के बैठेंगे। अब ये आने वाला है। अभी तक एक है, दिल्ली में चल रहा, दिल्ली में 2 लोग बैठेंगे, 3 तो बैठ ही नहीं सकते हैं, और फिर भी दोनों बैठेंगे तो आपका हेलमेट लगा के बैठेंगे। आप अगर बिना हेलमेट के तो चालान हो गया, अपने आप घर में आ जाएगी रसीद। तो मुद्दे की बात क्या है, 3 लोग तो बैठ ही नहीं सकते। अब तो ये क्या एक कानून बनाया गया होगा संसद में, अगर बना दिया गया है तो इसे लागू भी तो करना पड़ेगा। जब तक लागू नहीं होगा तो लोग फॉलो कैसे करेंगे? लागू कौन कराती? डंडा लिए खड़े रहते हैं पुलिस वाले। तो भैया लागू कराने का जो काम होता ना, कोई भी लॉ बनाया जाएगा उसको जो एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब क्या, उसे इंप्लीमेंट करना, यानी कार्य वर्किंग में लाना, कार्य में लाना। तो कानून लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। बहुत सिंपल सी भाषा है, कानून लागू करना। ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का, यानी कानून लागू कराना। अब कानून लागू कौन कराता है? अगर मैं आपसे कहूं, सिंपल सा क्वेश्चन सुनिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इससे बहुत कई सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं प्रेसिडेंट इन तीनों में से किस में आता है? प्रेसिडेंट इन तीनों में से कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? तो लॉ मेकिंग का काम नहीं है प्रेसिडेंट का, वो एग्जीक्यूशन में आता है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूशन है, कार्यपालिका है, साइन करता है, अथॉरिटी देता है, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इसका मेंबर है, कार्यपालिका का हेड है। बात करेंगे संसद का भी हेड होता है, वो होता है, पार्ट होता है, वो अलग चीज है। आप संसद के पार्ट की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री क्या है साहब? दैट इज अ कंडीशन। देखेंगे जो भी काम है, मंत्री जो होते हैं उनका कैबिनेट, वो क्या होते हैं? सब इस सब होते हैं। डीएम, पुलिस, एसपी, ये सब क्या है? सब ये हैं। यही तो करा रहे हैं ना साहब, डंडा मारते मारते घुमाते हैं सर आपको। अधिकार मारने का नहीं, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे लोग पाए जाते हैं। 3-3 लोग घुसेंगे बाइक से, अपने बराबर 3, फिर 2 और पीछे, 5 लोग एक साथ बाइक में जाओगे तो पुलिस वालों को रोकना पड़ेगा। क्यों सर? तो मतलब मुद्दा क्या है? कानून लागू कराना किसका काम है? पुलिस का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग पता नहीं होता पुलिस है क्या। पुलिस लोकतंत्र डेमोक्रेसी में इस वाले पार्ट में आती है। अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले लड़कों से पूछ लोगे, बता नहीं पाएंगे पुलिस किस में आती है। हाँ, नहीं बता पाएंगे, पता ही नहीं होता साहब पुलिस क्या है। अब बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, सांसद जो होता है, विधायक होता है, वो क्या है? नहीं बता पाएंगे विधायक क्या है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, क्योंकि विधायक यहाँ भी नहीं, अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसलिए बताएंगे आगे विधायक क्या, क्योंकि विधायक के 2 रोल होते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा ये बताओ, सरकार ने कानून बना दिया कि बाइक में 2 लोग ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। बाइक या कोई भी ले लो, सीट बेल्ट वाला ले लो साहब। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ रनिंग का, इस तरह लॉस तो बहुत सारे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सीट बेल्ट लगा के ही बैठना, आपको ड्राइविंग करना है कार में। ये बना दिया सरकार, कानून विधायिका ने। लागू कराने के लिए पुलिस खड़ी है, लेकिन जो लोग नहीं लगाए होंगे वो क्या करोगे? कानून तोड़ दिया उन्होंने, जो नहीं लगाया, लॉ उन्होंने ब्रेक किया। इनका काम है लागू कराना, जबरन थोड़ा ना कर सकते किसी के साथ। लेकिन अगर आप कानून तोड़ोगे तो उसके बारे में निर्णय देने का काम किसका है? न्यायपालिका का। चालान हो जाएगा आपका, और फिर भरो जाके कोर्ट में पैसा। आप क्या है, किसी की जान थोड़ा ले सकते हैं। राइट टू लाइफ सबके पास है ना, लेकिन हमने किसी आपको गोली मार दी, मतलब मार दी, सपोज दैट मान लो, ये नहीं कि मतलब भाग जाओ कोचिंग छोड़ के गोली मारने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब मार दी, सपोज दैट। तो क्या है साहब, हमने क्या कर दिया? एक ब्रेक कर दिया लॉ। कौन डिसीजन देगा साहब? कोई भी कानून लागू कराया जा रहा है और उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई विवाद का मामला आएगा, कौन डिसीजन देगा? अगर कानून गलत बना दिया गया, ये बनाने वाले ही गलत बना दें, कल से कहते हैं कि भैया अब कोई भी लड़की बाहर नहीं निकलेगी घर से अपने, बना सकते हैं कानून। जैसे अभी अफगानिस्तान में जो सरवार तालिबान आई है, उसने एक सरिया कानून लागू किया है, लागू कर रही है। अब सरिया कानून जस्ट अगेंस्ट वोमेन है। बताएं किसी दिन सरिया कानून क्या होता है? महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं विदाउट परमिशन। निकलेंगी तो भैया मुंह ढका होना चाहिए कि परसेंट को खुला नहीं होना, देखेंगे कैसे? हाँ, पर्दे से आप अंदर से देखिए, जो भी देख सकते हैं, बाहर मुंह नहीं खुला होना चाहिए। बहुत सारे रूल्स हैं। तो अगर ये अब ये वहाँ डेमोक्रेसी बची नहीं ना, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सरकार थोड़ा ना कर सकती है, ये बैठी नजर रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट यही करता है। सरकार भी अगर गलत करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के तुरंत आ जाएगी सरकार से, भैया जवाब दीजिए ऐसा क्यों किया आपने। ये सारी व्यवस्थाएं इस देश में दी गई हैं, यही डेमोक्रेसी है, यही ब्यूटी है इस देश की, यही तो देश की ब्यूटी है सर यहाँ पे। तो मुद्दा क्या है सर आपका? न्यायपालिका क्या करती है साहब? कानून में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाता है, उसको क्या करेगी साहब? सॉर्ट आउट करेगी। या कोई कानून नहीं मान रहा है, कानून को तोड़ेगा, ऐसे मुद्दे पे कौन निर्णय देगी? इफ एनीबॉडी, कोई भी लॉ ब्रेक करता है, लॉ ब्रेकिंग के केस में डिसीजन कौन देगा साहब? ये देगा।
पुलिस का काम चालान करना है और कुछ नहीं कर सकती पुलिस का, और कोई काम ही नहीं साहब। लेकिन आप क्या करते हो, 100 रुपये पकड़ा देते हो बगल से। क्यों भैया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? 100 रुपये पकड़ाया, अपना काम हो गया आपका। मुद्दा सिर्फ इतना है, ये 3 चीजें। लेकिन अगर ये तीनों सही तरीके से काम ना करें तो फिर क्या होगा? अगर ये ना सही कानून बनाए, ना कार्यपालिका काम कर रही है, ना ये काम कर रही, फिर क्या होगा भैया जी? फिर क्या होगा? हाँ भैया जी, फिर कह रहे क्या होगा? खुदा के नाम पे छोड़ दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं साहब, इस देश में एक और भी चीज है। इसलिए मैंने कहा ना, वर्तमान में कितने 4 पिलर हैं। इस समय अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एट द प्रेजेंट टाइम, यही होगा क्वेश्चन। तो आपका अगर पूछा जाता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं वर्तमान में, मूलतः मतलब जब संविधान बना था उस समय 3 थे, एक पिलर और बनाया गया है और वो दे दिया गया किसको? बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति को दिया गया है। हम जस्ट मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं लिए गहराई में, पता लगा आपकी फेवरेट हो, अंजना ओम कश्यप को। मतलब जो हमारा चौथा पिलर है वो मीडिया है, जिसको कहा जाता है प्रेस। जी हाँ, अंजना ओम कश्यप आ जाती है ना वो लगाने के। अंजना ओम कश्यप, एक और कौन है? श्वेता तिवारी। यही 2 आज तक को चला रही हैं। पीओपी लगा लेती है, आ जाती हैं स्टूडियो में, और लोग यही देखना चाहते हैं। न्यूज नहीं सुनते हैं, श्वेता देखते हैं, अंजना ओम कश्यप को देखते हैं। हाँ भैया, भैया जी रोज शाम को यही देखते हैं। अंजना का इंतजार रही था 8 बजे। मुद्दा क्या है? प्रेस। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, वो मैं ऐसे आई एम सटायरिंग, उसके बाद देखिएगा मीडिया का बहुत बड़ा रोल है साहब। लोकतंत्र में अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो मतलब क्या है? तालिबान यही तो कह रहा है साहब, सब लोग भाग जाओगे तो हमारा मतलब क्या है? सब अफगाने छोड़े थे, भागे जा रहे हैं साहब। तो डेमोक्रेसी किसके लिए थी? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों के लिए। और अगर लोगों के लिए ये सब गलत तरीके से काम करेंगे तो मीडिया का काम क्या है? इनकी वास्तविकता को लोगों तक दिखाना। न्यूज चैनल में क्या होता है? सरकार का कोई आदमी गलत काम कर रहा है, लोग गलत काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनका क्या है? वही तो इन्फॉर्मेशन लाते हैं लोगों तक। मीडिया का काम घर घर टीवी है, तो साहब इनका काम क्या है? इनकी वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाना। और अगर सरकार गलत करेगी तो अगले बार 5 साल बाद चुनाव करने तो होंगे ही होंगे ना, आओगे वोट लेने, अगले बार बताएंगे तुमको हम। तो फिर सरकार के अंदर डर रहता है। इसीलिए इसको क्या होना चाहिए? हमेशा स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमेशा देखते होंगे एक चीज कहा जाता है कि साहब इस समय मीडिया सरकार का फेवर कर रही है। आप सुनते ही नहीं हो तो क्या सुन, न्यूज जानो। लेकिन ऐसा हो रहा है। मुद्दे की बात समझिएगा जरा सा क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं साहब। डेमोक्रेसी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 पिलर होते हैं। लेजिस्लेटिव कहा जाता है विधायिका को इंग्लिश में, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, न्यायपालिका को जुडिशरी कहा जाता है। विधायिका का काम है कानून को बनाना, विधि का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना। और अगर इन दोनों में से किसी ने कुछ भी किया या तोड़ा, उसके खिलाफ आपका निर्णय देने के लिए बैठी कौन सी? जुडिशरी, न्यायपालिका। पार्लियामेंट जो होती है ना, पार्लियामेंट आपने नाम सुना है, संसद। संसद ये होती है, विधायिका का रोल प्ले करती है। क्योंकि कानून कहाँ बनाओगे? नवस्था थाने के पास आप थोड़ा ना रोड में, हाईवे में बैठ के बनाओगे। उसके लिए तो आपको घर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, यानी कि संसद में बैठ के बनता है। तो संसद है ना साहब, वो आपका विधायिका का रोल प्ले करती है। और संसद में कौन जाते हैं? सांसद जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। और विधायक, जो विधायक होते हैं ये कहाँ जाएंगे? विधानसभा में जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। MLA जो होते हैं, पूरा सिस्टम है, आगे इनके बारे में देखेंगे। तो ये बेसिक चीज क्लियर हो गई, ये क्या है? ठीक है, बस करें वरना ओवरडोज हो जाने लगेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आप पहले से पढ़ सकते हैं और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कल मैं आपको बेसिक, अब ये सिलेबस डिस्कशन होगा नहीं, आज सिलेबस डिस्कशन बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं क्लियर होगा तो पढ़ोगे कैसे? इसलिए सिलेबस डिस्कशन बहुत जरूरी था। अब मैं अगला आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? बेसिक, पहली चीज। और बेसिक में क्या डिस्कस करेंगे? पार्लियामेंट का अनुच्छेद क्या होते हैं, ठीक है, भाग क्या होते हैं यानी कि पार्ट्स, अनुसूचियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये टॉपिक, या आप कहेंगे तो आपकी मौलिक अधिकार भी ले लेंगे। मौलिक अधिकार बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फंडामेंटल राइट। तो आप कहेंगे तो एक टॉपिक शुरू कर देंगे और वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे। या तो आप ये कहें या तो आप प्रस्तावना कहें, जो भी आप कहें, प्रस्तावना और या संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक हम शुरू कर देंगे। आप जो कल कहेंगे वही टॉपिक शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दे की बात बस आपको क्लियर है। बेसिक पहले मैं आपको ये सारे आइडिया दूंगा,
और कैसे दिया गया। और इससे पहले आपको एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है पढ़ना, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाते समय बनाया कैसे गया, किस किस देश से कॉपी लिया हमने, क्या क्या चीज़ें हमने ली। आपने कहते हैं ना संविधान में आपने बनाया क्या था, अलग अलग देशों से आपने उठाया और अपने संविधान में छाप दिया अपनी किताब में। ऐसा कुछ हुआ है, इनके बारे में चर्चा करें। जैसे हम आपसे कहें कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इज दिया गया हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से लिया हमने, तो ये अमेरिका से हमने लिया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं आपसे कहूँ मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। सो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।